ये टॉपिक का नाम है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन का मतलब होता है अपने अंदर उसको समा लेना। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर एक रूम में अगर मैं बोलूं कि वहां पे 4 जन के रहने की जगह है, तो ऐसा मैं बोलूंगा इंग्लिश में कि दिस रूम कैन एकोमोडेट 4 पीपल। इसी तरह से डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अपने अंदर समा लेती है। इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टार्टिंग से, क्या सारी की सारी डेमोक्रेसीज अपने सिटीजन्स के लाइफ के अंदर एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ दे सकती हैं? ये डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करना फेयर होगा कि वो एक हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करके दे अपने सिटीजन्स को। और हमने इसके पहले के चैप्टर्स में देखा है किस तरह से डेमोक्रेसी ने अलग अलग सोशल डिविजन्स को एकोमोडेट किया है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कैसे बेल्जियम ने सक्सेसफुली नेगोशिएट किया। उसके एथनिक ग्रुप्स थे ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एथनिक ग्रुप्स, उनके बीच में भी उन्होंने अच्छे से नेगोशिएट करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से किया। डेमोक्रेसीज ज़्यादातर क्या प्रोड्यूस करती हैं? डेमोक्रेसीज ज़्यादातर इस तरह का कुछ ऐसा डेवलप करती हैं, एक प्रोसीजर, ताकि उनके कंपटीशन को कंडक्ट किया जा सके। कंपटीशन कैसे भी हैफेजार्डली ना हो। वहाँ के लोगों के बीच में अगर किसी भी तरह का कंपटीशन होता है जैसे इलेक्शन, तो वो इलेक्शन का भी एक प्रोसीजर होता है। इसी की वजह से जब एक प्रोसीजर पहले से निश्चित किया जाता है ना कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो इस तरह के प्रोसीजर की वजह से लोगों के बीच में जो पॉसिबिलिटी होती है ना टेंशन्स क्रिएट करने की, या फिर कोई भी किसी भी तरह की टेंशन आगे जाके ज़्यादा एक्सप्लोजिव और वायलेंट ना हो जाए, इस पॉसिबिलिटी को बहुत ही कम रिड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर होते हैं। No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. देखो, कोई भी सोसाइटी, ठीक है, कोई भी सोसाइटी अपने सिटीजन्स के बीच में या फिर अपने अंदर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जितने भी झगड़े होते हैं ना, उनको पूरी तरीके से और परमानेंटली उनको ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हम एक बात तो ज़रूर लर्न कर सकते हैं ना, सीख सकते हैं कि हमें इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें इस तरह के मैकेनिज़म्स को बनाना चाहिए ताकि वो जो भी डिफरेंसेस हैं समाज में उसको नेगोशिएट किया जा सके, डिस्कस करके कंसल्ट करके नेगोशिएट किया जा सके। और डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी तरीके से सूटेड है इस तरह के आउटकम के लिए कि जहाँ पे नेगोशिएशन हो सके और डिफरेंसेस को कम किया जा सके। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स है ना, वो कई बार इग्नोर कर देती है। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर करना या फिर दबा देना। किसको? इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है, जहाँ पे भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं ना, इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, या तो उसको अटेंशन ही नहीं देती या तो फिर इस तरह की चीज़ों को दबा देती है। और सबसे अच्छा डेफिनेट प्लस पॉइंट डेमोक्रेटिक रिजीम्स का ये है कि उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ये उनका डेफिनेट प्लस पॉइंट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है लेकिन अलग है। यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ था, कुछ अलग ही हुआ था। श्रीलंका में हमें याद आता है कि ऐसी डेमोक्रेसी जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकती, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाती, ताकि अपने आउटकम को अचीव कर पाती। ये जो ऊपर का आउटकम था ना कि सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, तो आई थिंक श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। श्रीलंका में दो कंडीशंस को अगर वो लोग मैच कर लेते तो उनका ये आउटकम हो जाता। वहाँ से हम क्या सीखते हैं? इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। यही हुआ था ना श्रीलंका में। majority always needs to work with the minority so that governments function to represent the general view। majority को हमेशा और हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट के जो भी काम करने के तरीके हैं वो ये दिखा सके कि वो जनरल पब्लिक के लिए है, सबके लिए है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ओपिनियंस हमेशा परमानेंट नहीं होते। मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, चेंज हो सकते हैं ना। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। अब ये भी ज़रूरी है देखना कि मेजॉरिटी के द्वारा जो रूल होता है ना,
वो इस तरह का रूल ना बन जाए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा रूल हो रहा है। मान लो कि कोई सरकार है, समझ लो कि इंडिया में हिंदुओं की सरकार है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में हिंदू लोगों का ही साम्राज्य होगा, पूरे देश में हिंदू लोग ही अपना दबदबा दिखाएंगे, अपनी पावर दिखाएंगे, और बाकी सारे रिलीजन को, कास्ट को, लिंग्विस्टिक ग्रुप को दबा के रखेंगे। ऐसा ठीक नहीं। Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons or groups में, मतलब देखो, रूल बाय मेजोरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। रूल बाय मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि हर डिसीजन में, हर इलेक्शन में, या फिर हर डिसीजन में, या फिर हर इलेक्शन में अलग अलग लोगों को और अलग अलग ग्रुप्स को कंसल्ट किया जाए और उनको ये चांस मिले कि मेजोरिटी वो खुद बन सके। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी कहला सकती है जब तक कि यहाँ पे हर सिटीजन को एक चांस मिलता है मेजोरिटी में आने का, किसी टाइम पे वो भी मेजोरिटी में आ सके। इफ समवन इज barred फ्रॉम being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group। अगर किसी इंसान को रोक दिया जाता है, किसी इंसान को ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो मेजोरिटी में आ सके, लेकिन ये ऐसा क्यों किया जाता है? अगर अगर उसके बर्थ के बेसिस पे ऐसा किया जा रहा है, तो डेमोक्रेसी का जो रूल है, उसने एक बात को नहीं फुलफिल किया। कौन सी बात को? कि उस इंसान को या फिर उस ग्रुप को उसने एकोमोडेट नहीं किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून है जो इमेजेस दिखा रहा है, राइट।